नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दिन भर की सुर्खियां। पहली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। यहां की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा हो रहा है। हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंक कर मारने का आरोप लगाया है। ये किताब नियम संचालन से जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, मर्यादा का उल्लंघन करती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के तहत पहली बार इतना निम्न स्तर का काम किया है कि विपक्ष की ओर किताब फेंक कर संसदीय कार्य प्रिया की मारने की कोशिश की है। उनके विरुद्ध अविश्वास निलंबन अधिकार विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। अध्यक्ष जी से मांग की थी उनको निलंबित किया जाए। उन्होंने हम लोगों की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम लोगों को उसका विरोध करना पड़ा। दरअसल कल कांग्रेस विधायक गीतू पटवारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकारी खर्च पर खाना खिलाने का मुद्दा उठाया था। बयान पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें खेद जताने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और फिर पटवारी को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस निलंबन के खिलाफ आज विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई और आरोप है कि इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता विपक्ष की तरफ किताब फेंक कर मारी। हालांकि मिश्रा ने आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि किताब को उन्होंने फेंका नहीं, बल्कि वह उनके हाथ से छूट गई थी। मैंने तो बोल दिया कि मैंने फेंकी नहीं है, छूटी है। एक बार बीच में चपरासी था, मैं उसको हटाने के लिए हाथ कर रहा था, उससे हाथ से निकली है, पर उसके बावजूद भी मैंने खेद व्यक्त किया, मैंने माफ़ी मांगी है। एक बार उनने फाड़ी है, उसके लिए क्या है, उस पर तो बोले नेता प्रतिपक्ष। उनने तो फाड़ के टुकड़े टुकड़े आसंदी के सामने किए। जो विजुअल फुटेज है, मेरा विजुअल फुटेज देख लें, उसको देख लें, न्याय हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच एक अपडेट यूपी विधानसभा से भी है। यूपी विधानसभा में 58 साल बाद अदालत लगी। जी हाँ, विधानसभाओं में भी अदालत लगती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1964 में अदालत लगी थी। इस बार लगी अदालत की कार्रवाई के दौरान कटघरे में खड़े हुए पुलिस वाले और सब विधायक देख रहे थे। सुनवाई के बाद 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई। ये पुलिस वाले विधानसभा में बनी जेल में एक दिन के लिए बंद रहेंगे। सुनवाई के दौरान यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस मामले पर सभी दलों के नेताओं से उनका पक्ष पूछा। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया गया। सफाई देते हुए तत्कालीन सीओ अब्दुल समद और दूसरे पुलिसकर्मियों ने सदन से माफी मांगी। ये मामला सितंबर 2004 का है। 15 सितंबर के दिन उस समय के बीजेपी विधायक सलिल बिश्नोई पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कटौती की समस्या को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। रास्ते में प्रयाग नारायण शिवालय के गेट के पास उन्हें सीओ बाबूपुरवा अब्दुल समद के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। पुलिस वालों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस वालों ने सलिल बिश्नोई सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की। इस पिटाई में सलिल बिश्नोई की टांग टूट गई। इसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। इसके बाद करीब 1 साल तक मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 साल पहले सभी पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सजा का ऐलान आज हुआ। अगली सुर्खी कर्नाटक से। कर्नाटक के दावणगेरे जिले में एक विधानसभा सीट है चन्नागिरी। इस सीट पर मदल विरूपशप्पा बीजेपी के टिकट पर विधायक बने हैं। विरूपशप्पा अब अपने बेटे के कारण चर्चा में है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल को लोकायुक्त के अधिकारियों ने रंगे हाथ रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अधिकारियों ने बीजेपी विधायक के बेटे को 40 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मदल के बेटे प्रशांत बेंगलुरु में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड में चीफ अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। 2008 बैच के कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशांत को साबुन और अन्य डिटर्जेंट बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बदले रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत ने कथित तौर पर 81 लाख रुपए की मांग की थी। इसके अलावा प्रशांत के घर पर 1,70,00,000 का कैश भी मिला है। जब लोकायुक्त की टीम ने मदल विरूपशप्पा के घर की जांच की तो उन्हें वहां 6 करोड़ रुपए कैश मिले। सूत्रों की माने तो मामले में अब लोकायुक्त विभाग विधायक को पूछताछ के लिए बुला सकता है। दरअसल 20 फरवरी के दिन एक व्यक्ति ने बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर कार्रवाई हुई और विधायक पुत्र अरेस्ट हो गए। लोकायुक्त विभाग की कार्रवाई के बाद मदल विरूपशप्पा ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कर्नाटक
सोप्स एंड डिटर्जेंट कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भेजे गए इस्तीफे में मदन ने लिखा, ये साफ तौर पर मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र है और लोकायुक्त द्वारा सीज किए गए रुपयों से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं केएसडीएल के चेयरमैन पद से इस्तीफा देता हूं। घटना पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया ने ट्वीट कर राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा है और राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए चुनाव आयोग से तुरंत चुनाव की घोषणा करने की मांग की। अगली सुर्खी प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस को लेकर है। आज बीजेपी ने राहिल हसन को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राहिल लंबे समय से बीजेपी से जुड़े थे और प्रयागराज में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही राहिल के भाई मोहम्मद गुलाम का नाम उमेश पाल के मर्डर में सामने आया था। आरोप है कि गुलाम ने उमेश पाल और उनके गनर पर गोलियां बरसाई थी। गुलाम को अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है। बीजेपी जिला अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने इंडिया टुडे को बताया कि आरोपी गुलाम के भाई राहिल हसन को पार्टी से निकाल दिया गया है। हालांकि बुलेटिन की तैयारी तक निष्कासन का कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। निष्कासन के अलावा चौथे दिन प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में दिखा। आज प्रयागराज में पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में मौजूद मसकुद्दीन के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। मीडिया रिपोर्ट्स में मसकुद्दीन को अतीक का करीबी और फाइनेंसर बताया जा रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मसकुद्दीन का जो मकान गिराया जा रहा है वो उस प्रशासन का कहना है कि ये एयरफोर्स की ज़मीन पर कब्जा कर बनाया गया है, जबकि घर वालों का कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है जो मसकुद्दीन ने अपनी बहू को रजिस्टर्ड दान के जरिए दी थी। मसकुद्दीन के क्राइम रिकॉर्ड की बात करें तो प्रयागराज के घूमनगंज, पूरा मुफ्ती और कर्नलगंज थाने में उस पर 16 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। अगली सुर्खी तेलंगाना से है। तेलंगाना में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में पारित 10 विधेयकों पर अपनी सहमति की दस्तखत नहीं कर रही हैं। ये विधेयक पिछले साल सितंबर से लंबित है। राज्य सरकार ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को आदेश दें कि इन विधेयकों को तुरंत मंजूरी दी जाए। इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने अपनी याचिका में जिन 10 विधेयकों की बात की है उनमें से 7 पिछले साल 14 सितंबर से राज्यपाल के ऑफिस में लंबित हैं। वहीं 3 विधेयकों को विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद 13 फरवरी को राज्यपाल के पास भेजा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से याचिका मुख्य सचिव ए शांति कुमारी के माध्यम से डाली गई है। याचिका में मांग की गई है कि राज्यपाल की तरफ से हो रही देरी को अवैध, अनियमित और असंवैधानिक घोषित किया जाए। याचिका में आगे कहा गया है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल को विधेयकों को मंजूरी देनी होगी और ऐसा करने में अगर किसी भी तरह की अड़चन पैदा होती है तो इससे अराजकता का माहौल बनेगा। मामले पर राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने ट्वीट कर लिखा, प्रिय मुख्य सचिव, राजभवन दिल्ली से ज़्यादा करीब है। मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आपको आधिकारिक रूप से राजभवन जाने का समय नहीं मिला। शिष्टाचार भेंट के लिए भी कोई शिष्टाचार नहीं। मैत्रीपूर्ण बातचीत अधिक सहायक होती, जिसकी आपने इच्छा भी नहीं की। वैसे राज्यपाल और सरकारों के टकराव का ये पहला मामला नहीं है। इसी महीने पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्यपाल बीएल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। भगवंत मान 3 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र बुलाना चाहते थे और राज्यपाल ने इससे इनकार कर दिया था। फिर कोर्ट ने मामले में जुबानी जंग के लिए दोनों को फटकार लगाई थी। इससे पहले पिछले महीने तमिलनाडु सरकार हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट में सरकार ने राज्यपाल को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट को मंजूरी देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद राज्यपाल ने बजट को मंजूरी दी। आखिरी सुर्खी आई है क्वाड की बैठक से, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। दरअसल अतीत में कई बार यह हुआ है कि जब भारत या अमेरिका किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित कराने की कोशिश करते हैं, चीन अड़ंगा लगा देता है। तो ये चीन को एक संदेश था। तो ये थी आज की सुर्खियां। जाइए वीकेंड में चिल कीजिए। नमस्ते। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।